हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। ये वीडियो स्पेशली ग्रुप एक्स एस्पायरेंट के लिए है और इस वीडियो में वो सारी बातें आपको सिखाऊंगा जो अभी तक आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन से दूर रखे हुए थी। तो वीडियो के 100% रिजल्ट के लिए आपको पेन और पेपर लेके बैठना है और जितने भी फॉर्मूले मैं बताऊँ उनको नोट डाउन कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कांच का उत्तल लेंस है, उसको क्या है कि जब जल में डुबो दिया जाता है तो उसकी फोकल लेंथ किस तरह से वेरी करेगी, इंक्रीज होगी तो कितनी हो जाएगी। तो बिफोर दिस क्वेश्चन यू शुड नो कि जब किसी कॉन्वेक्स लेंस को हम वाटर में इमर्स करते हैं तो ऑलवेज उसकी फोकल लेंथ तो इंक्रीज हो जाती है और मैग्नीफाइंग पावर यानी कि आवर्धन क्षमता डिक्रीज हो जाती है। ये दो फैक्ट आप जरूर याद रखना क्योंकि इनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो दो चीज़ें, ठीक है। अब फोकल लेंथ इंक्रीज तो हो जाती है लेकिन वो उस अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो आप कैसे क्विक सॉल्व करोगे इसको, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के न्यूमेरिकल्स यूजुअली पूछे जाते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसको आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लेना कि जो फोकल लेंथ होगी लिक्विड में जो कि हमें फाइंड करनी है वो क्या होगी। वो होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लिक्विड का और जो इंडेक्स है अपवर्तनांक है उसका ग्लास का -1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का, ठीक है, जो सभी दे रखे हैं। और यहाँ पे जो फोकल लेंथ इनिशियल होगी एयर में, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आपको गिवन है। जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3, जल का दिया गया है 4/3, तो यहाँ पे रखेंगे 4/3। अब इसको कैलकुलेटिव पार्ट में आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। म्यू जी यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। को हम 3/2 लिख सकते हैं, देखो कैलकुलेशन के फ्रैक्शन में आएगी इसलिए इसको 1.5 को 3/2 लिख लिया, -1 बटे म्यू जी यानी कि ग्लास का कितना है 4 ग्लास का सॉरी 3/2 यानी कि 1.5 है, और माइनस एल यानी कि लिक्विड का जल का कितना है 4/3। अब आप इसको फर्दर कैलकुलेट कर लोगे, ऊपर आएगा आपका कितना 4/6 और नीचे ये इसे सॉल्व करोगे ये आएगा 1/6। तो 6 से 6 कट के हमें 4 मिल जाएगा, फाइनली क्या मिल जाएगा 4 इंटू एफ एयर। अब यानी कि आंसर आपका हो गया डी। अब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन हो रही होगी इस फॉर्मूले को, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है क्योंकि इसको अब मिटाने जा रहा हूँ। अब देखो हमारा आंसर आ गया 4F, लेकिन आंसर 4F आया 4F, लेकिन ये चीज़ आपको कंसीडर याद होनी चाहिए, पहले से अंडरस्टूड होनी चाहिए कि यहाँ पे डायरेक्ट फोकस दूरी नहीं दी गई थी, यहाँ पे दोनों पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है आर दी गई थी। और आपको पता है कि ये कन्वेक्स है, ठीक है, ध्यान से समझना चीज़ को। ये कन्वेक्स लेंस है तो अगर यहाँ पे इस तरफ देखें इसकी तो ये R1 है और ये R2 है, ठीक है, दोनों पृष्ठ की सेम दी गई है, आर तो ये भी आर है तो ये भी आर है। और इधर प्लस एक्स एक्सिस होता है तो इधर तो प्लस वाली होगी और इधर माइनस वाली होगी। तो फॉर्मूला जो होता है फोकल लेंथ निकालने का वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 यानी कि 1.5 -1 करोगे क्या होता है म्यू जी -1 यानी कि 1.5 -1 करोगे तो आधा बचेगा, आधा 1/F1, अब वो भी आर है, और माइनस पहले से है क्योंकि इधर की माइनस होगी तो प्लस 1/R हो जाएगी, यानी कि ये हमें 2/R मिलेगी, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 1/F बराबर 1/R मिल जाएगा। तो यहाँ से जो F है वो हमें R के इक्वल ही है, इसलिए हमें ये R जो थी इसका 4 टाइम्स R हमने कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अब ये आप अगर ये भी निकालना पड़ रहा है आपको अभी तक, तो आप 12th पास करके आए हो तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब अगर प्रत्येक पृष्ठ की जो आर होती है तो उसकी फोकल लेंथ भी आर निकलती है कन्वेक्स में। सीधा आपको जो मैंने सीधा फॉर्मूला बताया है वो आप याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और बता दूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि उत्तल अगर दर्पण दे रहा है और इसी तरह का सेम क्वेश्चन है यहाँ पे बस दर्पण यानी कि मिरर की बात कर दे वो, तो ऑलवेज जो फोकल लेंथ होगी वो कांस्टेंट रहेगी। यानी कि अगर प्रीवियसली एफ है यानी यहाँ पे वक्रता त्रिज्या न दे के दर्पण में एफ देता है और फाइनली इमर्स करने के बाद फोकल लेंथ पूछता है, देन योर आंसर वुड बी आर, यानी कि एफ ही होगा, उसमें कांस्टेंट रहती है। ध्यान से देखना कि लेंस है या दर्पण है। और जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था तो उसको आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लेना, बैक करके देखो, कुछ भी करो, बस ये सारे ही कॉन्सेप्ट तैयार कर लो, क्योंकि जो मैं आपको आज सिखाऊंगा आपको वीडियो के एंड में रियलाइज़ होगा कि यही वो सारी चीज़ें हैं अभी तक जो मेरा सिलेक्शन रोके हुए थी, ठीक है। इजी इजी पे सब ध्यान दे लेते हैं। लॉर्ड रैले के अनुसार प्रकीर्णत यानी कि स्कैटरिंग लाइट की जो इंटेंसिटीज़ है वो वेवलेंथ से किस तरह से रिलेट है ये हमें बताना है। तो आपको कुछ ऐसे जो रिज़ल्ट होते हैं वो भी याद रखने चाहिए। जो लॉर्ड रैले ने नियम दिया था उसके अनुसार जो इंटेंसिटी है वो वेवलेंथ के फोर्थ पावर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, ये आप याद रखना। लेकिन अब ये तो पता हो गया, लेकिन इसके लिए एक चीज़ और यहाँ से क्या निकल के आई कि हो सकता है वो कलर दे दे,
ठीक है, वो 4 कलर दे दे, पीला, नीला, बैंगनी और रेड, और कहे किसकी रेले के अनुसार किसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा या किसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो आप क्या रिलेट कर पाओगे कि वेवलेंथ का मतलब हुआ कि रेड की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो सबसे कम होगी। तो इस तरह से जो MCQ है वो निकल के आ सकते हैं। तो कोई अगर आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो तो उसके बिहाइंड का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप इसको समझ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, जो प्रकाश के दो सोर्स हैं उनको फेज संबद्ध मतलब को एक देखो मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, एक होता है कोहेरेंट, कोहेरेंट इंग्लिश वालों को, एक होता है इनकोहेरेंट, ये होता है कला संबद्ध, ये होता है कला असंबद्ध। अब ये क्या रहते हैं वो आपको मैं एक बार प्रैक्टिकली बता दूं, उसके बाद क्वेश्चन बताऊंगा। आपने कभी देखा हो, आप फोटोकॉपी कराने गए हो, आपका एडमिट कार्ड आ गया AASSR का, तो आप जाओगे तो वहाँ पे जब फोटोकॉपी वाली मशीन होती है तो उससे ग्रीन ग्रीन लाइट निकलती है पूरी, ठीक है, वो इस तरह से स्कैन करके तो वो स्कैन हो जाता है। तो जो स्कैन मशीन की लाइट होती है वो क्या होती है, वो लेज़र, वो कला संबद्ध होती है, वो कोहेरेंट होती है। लेकिन अगर आप अपने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाओगे तो वो इस तरह से आपका फ्लैश लाइट जलता है, यानी कि वो फेज कोहेरेंट नहीं होता है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था। तो आपने यहाँ से देखा कि जो कला संबद्ध होता है, जो कोहेरेंट होता है, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम होती है, वेवलेंथ सेम होती है, और कलांतर जो कांस्टेंट होता है, यानी कि उनका जो फेज डिफरेंस है ओवरऑल आप देखें उस स्कैन मशीन में कि वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन इसमें कोहेरेंट जो इसमें फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं होता है। ये तो प्रैक्टिकल हो गया। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अगर क्वेश्चन आए तो याद रखना, आयाम समान हो, तरंगदैर्घ्य समान हो, ये कुछ नहीं। ये सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो तरंगदैर्घ्य समान होने चाहिए और उनका कलांतर नियत होना चाहिए, यानी कि जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, आयाम तथा, एक सेकंड में इसको यहाँ से सेट कर लूँ पीछे, ठीक है। तो दो चीज़ें होनी चाहिए। तरंग दैर्घ्य की जगह पे अगर आवृत्ति भी दिया है तो वो भी आप सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुविक हाइड्रोजन को nवें ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित किया जाता है, निम्नतम स्तर में लौटते समय इसके द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एयरफोर्स इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। लेकिन उसने कैसे पूछा था, उसने एनवे की जगह पे फोर्थ दे दिया था, यानी कि क्वेश्चन सेम था, उसने फोर्थ दे के और इस तरह के ऑप्शंस थे 6, 8, 9, 11। तो आपको क्या करना है कि ये फॉर्मूला होता है इसके लिए, अधिकतम जो स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या होगी वो मैक्सिमम संख्या हाफ n(n-1) से निकलेगी। तो अभी क्या है कि इस तरह से मैंने इसको फ्रेम कर दिया, लेकिन इसका फॉर्मूला ये होता है। अब सपोज़ यहाँ पे फोर्थ दे देगा तो n की वैल्यू आप 4 रखोगे, तो हाफ n की वैल्यू 4, और 4 में से एक जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। तो इसे 2 से कट करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा। तो 4, 3 यहाँ पे चौथे कक्षा, पाँचवा कक्षा कुछ भी दे दे। अब याद रखना, ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो कि स्पेक्ट्रम रेखाओं की अगर कभी भी संख्या पूछे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम, तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा कोटर की सांद्रता का अनुपात 7 और 5 है, इंग्लिश वालों को मैं बता दूं कि सांद्रता का मतलब कंसंट्रेशन, कि सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, उनका रेशियो 7:5 है, और उनकी करेंट्स का रेशियो 7 और 4 है। उनके अपवाह वेगों यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ का हमें रेशियो बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से भी आप एक चीज़ सीखो कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि जो आई ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आई इज इक्वल टू, देखो अभी आप यहाँ इसी वीडियो को यहीं पे पॉज करो, ठीक है, फिर आप रियलाइज़ करो कि आपका सिलेक्शन, सपोज आपका लॉकडाउन ना होता तो एग्ज़ाम होने लगा होता, तो ये क्वेश्चन अगर आ जाता तो क्या आप अभी कर पा रहे हो, खुद से सोच पा रहे हो कि इसको कैसे करना है। अगर सोच पा रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सोच पा रहे हो तो आप थोड़ा और स्ट्रगल करो और अच्छे से पढ़ाई करो, अगर आप सीरियसली एयरफोर्स की नीली वर्दी लेना चाहते हो तो। अदरवाइज टाइम पास कर रहे हो तो कोई बात नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लिखते नहीं हो आप लोग, अब मैं बार बार कहता हूँ कि लिखा करो चीज़ों को, फॉर्मूले ज़रूर लिख लिया करो। तो जो आई होता है वो होता है NaEVD, ये फॉर्मूला याद रखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो अपवाहक सेमीकंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन्स और कोटर की जो कंसंट्रेशन है उन ये होता है n, ठीक है। और आपको VD हमें फाइंड करना है। और अब यहाँ से अगर हम देखें तो VD, इसको हम 1 दे रहे हैं या इसको VD2 लिख ले रहे हैं, यही में रेशियो फाइंड करना है। तो ये आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आई का रेशियो तो सीधा का सीधा लिख लो, कितना था, 7/4 था धाराओं का, तो 7/4 लिख लिया, इनटू
अब ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन यहाँ पे इधर है तो इधर जाएगी तो इनडायरेक्टली हो जाएगी, यानी कि ये उल्टा कर दो। कंसंट्रेशन का रेशियो 7:5 था तो इसको 5:7 कर दो, तो 7 से 7 कट गया, 5:4 यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो इन चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लिख पा रहे हो एटलीस्ट पहली बात तो लिखो, क्योंकि लिखोगे तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें फीड होती चलेंगी। लेकिन अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आप एटलीस्ट इनका स्क्रीनशॉट ज़रूर लिया करो, ठीक है। 6th क्वेश्चन पे बात करते हैं कि धातु के 3 तारों के मासेस के रेशियो दिए गए हैं 1:2:3, ठीक है, और उनकी लेंथ का रेशियो है 3:2:1, तो उनके रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है, यानी कि प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसको भी समझ लेते हैं। वैसे तो सिंपली एक प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी इंटू एल लेंथ उस तार की अपॉन एरिया। लेकिन अब इसमें क्या है कि अगर आपको मास इंक्लूड कर दिया हो और ठीक है मास इंक्लूड, अब इसमें तो कोई मास दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से हम देखें जो वॉल्यूम होता है वो मास अपॉन डेंसिटी होता है, ठीक। और वॉल्यूम क्या, एक चीज़ और, वॉल्यूम होता क्या है, एरिया इंटू लेंथ भी तो होता है, क्योंकि वॉल्यूम का जो मात्रक है वो होता है मीटर क्यूब, तो एरिया का मीटर स्क्वायर, और एक लेंथ एरिया इंटू लेंथ भी तो होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एरिया हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम अपॉन लेंथ, ठीक है। अब देखो अब इसमें रख दो, तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी निकालें तो यहाँ तो रो रहेगा, ठीक है, एल हम रखते हैं अपॉन, अब एरिया की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम अपॉन लेंथ लिख सकते हैं, और वॉल्यूम को हम एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इन सारी ही वैल्यूज़ को रखेंगे तो रो एक ऊपर एल जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, आप यहाँ से रिलेट कर पा रहे हो ना, और ये डी ऊपर पहुँच जाएगा, ये क्योंकि वॉल्यूम का एम अपॉन डी रखेंगे, डी ऊपर पहुँच जाएगा और नीचे एम रहेगा। तो ये हुआ, तो यहाँ से हमें एल चाहिए और मास चाहिए। तो अब आप इतना स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, प्लीज़ यार आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करो। अब इतना स्क्रीनशॉट ले लो, अब डायरेक्ट आप याद रखना कि जो R1:R2:R3 का रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा, L1 का स्क्वायर इंटू M1, L2 का स्क्वायर बटे M2, और L3 का स्क्वायर बटे M3। आप डायरेक्ट ये भी याद रख, अगर अब देखो उतना मैंने समझा दिया, अब एग्जाम के लिए आप याद रखना कि L का स्क्वायर बटे M, मतलब उनकी लेंथ के स्क्वायर में मास से डिवाइड करके हम रेशियो निकालते हैं। लेंथ 1 वाली कितनी है, लंबाइयाँ 3 थी, 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, नीचे 1, इसका 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बटे दूसरा 2, और 1 का स्क्वायर 1/3। अब हम इसमें क्या है कि नीचे से 3 हमें हटाना है, तो सब में 3 से गुणा कर देंगे तो 3 हट जाएगा, तो ये 27 बन जाएगा, ये 2 से कट करके 6 बन जाएगा, और ये 1 रहेगा क्योंकि 3 नीचे से 3 कट जाएगा, तो 27 और 6 और 1 इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 7th क्वेश्चन मैंने आज कम्युनिटी पे पोस्ट किया था और उसके जो रिप्लाई आए हैं 69% लोगों ने गलत आंसर दिया है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप लोग अभी तक रट्टाफिकेशन से काम चला रहे हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप लोगों की, ठीक है। और कहने को आप लोग क्या ही कहूँ मैं, ये सारी देखो आपने अच्छे से अगर नहीं, देखो मैं आज समझा दे रहा हूँ, आज के बाद प्रस्पंद और निस्पंद का क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ कि गलत नहीं करोगे आप लोग। देखो ये होते हैं यहाँ पे नोट्स, जहाँ पे ये क्लोज रहते हैं नोट्स, यानी कि निस्पंद, ठीक है, और यहाँ पे हाफ पे रहते हैं एंटी नोट्स। इतना तो आपने आर्गन पाइप्स आई होप पढ़े होंगे अच्छे से, ये यहाँ पे एंटी नोट्स रहते हैं। अब आपको पता होगा कि एक पूरा सर्कल जो पूरा कर रहा है वही तो वेवलेंथ होता है। वेव मतलब एक एम्पलीट्यूड पूरा करने में जो वेव, तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना होता है, लैम्डा होता है, तो इतना पोर्शन क्या होगा, इतना पोर्शन λ/2 ही तो होगा, λ/2। अगर एक ये एंटी नोड है, एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड के बीच की दूरी देखें तो यहाँ से इसका आधा, ठीक है, इतना और इतना मिला के पूरा एक ये बन रहा है, यानी कि अगर निस्पंद और निस्पंद के बीच की दूरी कहे तब भी λ/2, और अगर एंटी नोड और एंटी नोड यानी कि प्रस्पंद और प्रस्पंदों के बीच की दूरी पूछे तब भी λ/2, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, तो यहाँ से ये 1/4 ये दूरी और 1/4 ये, यानी कि पूरा हाफ चल पाया, और हाफ मतलब ये पूरा चलने में एक वेवलेंथ होती है, तो हाफ में λ/2 हो जाएगा, वेवलेंथ का आधा। तो अब आप याद रखना, अब देखो कहे कि निस्पंद की और पास वाले प्रस्पंद की दूरी बताओ, तो आप इजीली बता पाओगे, ये पूरा एक होता है लैम्डा, और ये इसका आधा होता है λ/2, तो यहाँ से इसका भी आधा है तो λ/4। तो अब आप याद रखना कि अगर एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की दूरी पूछे तो λ/2, अगर एक आप क्या 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 कहते हैं, सॉरी,
नोड और दूसरे नोड के बीच की दूरी, एक एंटी नोड और दूसरे एंटी नोड के बीच की दूरी, तब भी λ/2। लेकिन अगर नोड और उसके पास वाले एंटी नोड कहे तब λ/4। यही 3 तरह से एयरफोर्स पूछ सकता है और इसके अलावा अभी तक उसने नहीं पूछा है। तो अब आप आई होप गलत नहीं करोगे। तो आप कम्युनिटी पे आपने आज लोगों ने मैक्सिमम जो है रॉन्ग क्लिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रेडियोधर्मी यानी कि रेडियो एक्टिव जो एमिशन होता है उसमें जो अल्फा कणों व बीटा कणों की संख्या क्या होगी। आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया और पूछ लेगा कि क्या बताओ कि यहाँ से आखिर जब यहाँ पे मास नंबर 200 था और 168 रह गया और यहाँ पे ये परमाणु क्रमांक 90 से 80 रह गया हुआ, तो ऑब्वियस है कि कुछ तो रेडियो एक्टिव एमिट हुए होंगे। तो वो कितने हुए हों उनके नंबर बताने हैं। तो इसके लिए भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं जो अप्रोच बताऊँ वो याद रखना कि अल्फ़ा कण निकालना बहुत ईजी है, सुपर ईजी। कैसे कि आपको क्या करना है, मास नंबर का डिफरेंस लेना है। 168 और 200 में डिफरेंस कितने का है, 32 का। मास नंबर के डिफरेंस में 4 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 32 को जब 4 से भाग दोगे तो 8 बार कट जाएगा, यानी कि जो अल्फ़ा कण हैं वो बहुत ईजी होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक अल्फ़ा कण एमिट से उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है और बाहर में 4 की कमी आती है। तो यहाँ से आखिर बाहर में कितने की कमी आ गई, 32 की। तो 32 की आई और एक निकलने में 4 की आती है, इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं तो ये सिंपली 8 आ गया। वैसे आप केवल इतना ही निकाल के ऑप्शन क्लिक कर सकते थे, क्योंकि इसमें 8 और 8 है, सेम हो नहीं सकता। इसमें 6 पहला ऑप्शन है, इसमें 6 ये नहीं हो सकता, तो यही हो गया। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि बीटा कण भी कैसे फाइंड करते हैं। अब अल्फ़ा आपने कर लिए, अब इसमें देखो 90 और 80, बीटा का क्या रहता है, बीटा जब एक बीटा निकलता है तो उस पर एक की इंक्रीज हो जाता है, यानी कि याद रखना पहले 90 था, ठीक है। बीटा के लिए बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट। अल्फा निकालना तो बहुत ईजी है, सुपर ईजी है, मास नंबर का डिफरेंस बटे 4, 90 माइनस। अब परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है अल्फा निकालने से, तो 2 अल्फा, अल्फा कितना है 8, अभी अल्फा का मान निकाला, ठीक है। और उसमें एक बढ़ जाता है बीटा, यानी कि नंबर ऑफ बीटा एक बढ़ जाता है, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 से 80 हो गया। अब यहाँ पे देखो 90 में से 16 गया, कितना बचा, 76, 74 बचा। 74 प्लस नंबर ऑफ बीटा बराबर 80। अब ये 74 उधर जाएगा तो नंबर ऑफ बीटा कितने आ जाएंगे, 6। तो यहाँ से 8 और 6 हो गया। तो आई होप फिर से आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। और नहीं तो एक बार इसका एक रिपीट एक बार और कर लेना इस वीडियो को, तो फिर आपको ये ऑल टाइम क्लियर हो जाएगा। फ़ारेनहाइट स्केल में थर्मामीटर का निम्नतम बिंदु क्या होता है। देखो जो स्केल्स होते हैं इनसे भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे -40 डिग्री, सुपर इजी क्वेश्चन। आई होप जितने भी वीडियो देख रहे हो सब बहुत खुश हो गए हो कि ये तो मुझे आता है। तो -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जो डिग्री सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है टेम्परेचर सेंटीग्रेड बटे 5 इज इक्वल टू टेम्परेचर फ़ारेनहाइट -32/9। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। आगे भी होता है लेकिन इतना ही याद रखो। तो इसमें अगर हम -40 रखें दोनों जगह तो इक्वल इक्वल आते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नतम बिंदु फ़ारेनहाइट का क्या होगा। सेंटीग्रेड में 0 होता है तो यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 से 5 से डिवाइड करेंगे तब भी 0 आएगा, और 9 इधर जाएगा तो भी 0 रहेगा, और 32 इधर आएगा तो प्लस का 32 जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 32। अगर पूछे परम शून्य ताप कितना होता है तो वो -273 होता है, क्योंकि -273 में जब 273 जोड़ेंगे तब वो केल्विन में बदलता है, तो परम शून्य ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आपको 4 टेम्परेचर देगा, कहेगा सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन या और कुछ, और कहेगा इनमें से कौन सा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कौन सा नेगेटिव नहीं हो सकता, केल्विन नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, 0 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने कल कराया था, उसमें क्या था, 4th सेकंड का पूछा था। उसका नेक्स्ट वेरिएशन ये है कि किसी क्षण टी पर एक कुंडली से संबंधित फ्लक्स दिया गया है। कितना है फ्लक्स, 10t² गुणा -50t प्लस 250, और t बराबर 3 सेकंड पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या होगा। तो देखो मैंने कल बताया था, कल का वीडियो जिसने नहीं देखा ध्यान से जाके देख लेना, कि 4th का कैसे निकालना बताया था, स्पेशली 4th यानी कि 9वें सेकंड का। अब इसमें क्या है कि अगर सिंपली दे दे 3 बराबर 3 सेकंड, तो बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो डायरेक्ट ती का मान 3 रखेंगे और उनको ऑप्शन भी मैच हो जाता है, क्योंकि 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 में 10 का गुणा करोगे 90, -50 का 3 में गुणा करोगे 150, और प्लस 250। आप देख रहे हो कि ये 150, 250, 100 और 90, 190 आ रहा है, तो 190 आप कर दोगे या प्लस या माइनस, जो कि गलत होगा। आपको क्या करना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, विद्युत भाग बल होता है, वो होता क्या है, माइनस का d∅/dt। मैंने शायद पीछे बताया भी है, जो फ्लक्स का समय के साथ डिफरेंशिएशन होता है वही तो होता है। अब
इसका पहले डिफ्रेंसिएशन करो तो 10t² का होगा 10 और 2 आगे आ जाएगा तो 20t माइनस 50t का 50 होगा और 250 का 0। अब इसमें अगर पूछा है 3 में से 30 सेकंड 3 सेकंड में तो t का मान 3 रख दो। तो 20 गुणा 3 कितना हो जाएगा 60। 60 माइनस 50 हमें कितना मिल गया 10। और 10 आंसर भी होगा, आपको क्लिक 10 नहीं कर देना है क्योंकि ये नेगेटिव चिन्ह, आपका नेगेटिव का विशेष ध्यान रखना है। और मैंने ये पीछे बताया भी है कि ये नेगेटिव क्यों होता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताना कि नेगेटिव ये क्यों होता है। अगर आप वीडियो आप अच्छे से देखते हो, फॉलो कर रहे हो, तो आप ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये मैथ्स है। वो मैथ्स के लिए भी मैं कुछ कंपाइल कर रहा था, कुछ मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जीपी और एचपी के कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए रखे थे बहुत अच्छे, जिनमें आपका 2 सेकंड में आप क्वेश्चन देख के कर पाओगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब उन पे भी वर्क करूँ। तो ठीक है, आप लोग बताना यार कि आपको मैथ्स के लिए भी, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है एपी जीपी एचपी में, तो उस तरह से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फिर मैं एक वीडियो सोचूंगा मैथ का भी देने लगूंगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बहुत सारी ट्रिक्स होती है, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी की ट्रिक्स होती हैं। तो मैं वेट करूंगा आप लोगों के फीडबैक का। और बाकी ये वीडियो कैसा लगा यार ज़रूर बताना। केवल इतना ही मोटिवेशन होता है आप लोगों की तरफ से मेरा, जो इनकरेज कर दिया करो, वीडियो को लाइक करके अच्छे अच्छे कमेंट करा करो। बहुत दिन भर पढ़ता रहता हूँ, जब टाइम मिलता है तो बहुत सुकून मिलता है कि आप लोगों की इतनी हेल्प हो रही है, मैं किसी के हेल्प कर पा रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है। बाकी पढ़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे इसी तरह से। ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।